बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये रात के तकरीबन 9:30 बजे का वक्त होगा। बस फराटे बढ़ती तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में लगभग 47 के करीब अफराद होंगे, जिनमें बच्चों की तादाद 12-13 के करीब जरूर होगी। कुछ मर्द हजरात, कुछ नौजवान और ज्यादातर औरतें और नौजवान बच्चियां शामिल थी। बस की अगली सीटों पर कुछ बुजुर्ग औरतें बैठी थी, जिनके हाथ में एक दरमियाने साइज का ढोल था, जिस पर वो अपने साथ कुछ बच्चियों को शामिल करके उन शादी के गानों को तहस नहस करने में लगी हुई थी। अगर किसी ने शादी के गानों को लतीफों में तब्दील करना हो तो किसी शादी के घर में ढोलकी पर गाती हुई उन खवातीन को देखे एक अच्छी खासी शादी के गानों पर मुश्तमिल लतीफों की किताब मुरतब हो जाएगी। आसिफ और मैं बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे पढ़े लिखे थे और एक दूसरे के घरों में बिला रोक टोक आना जाना था। आसिफ तो घरेलू हालात की वजह से आगे तालीम हासिल न कर सका और कॉलेज लाइफ के बाद एक करियाने की दुकान बना ली और इस तरह अपने घर का गुजर बसर चलाने लगा। लेकिन मुझे तालीम का बहुत ज़्यादा शौक था और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने कॉलेज के बाद पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला ले लिया। माली हालात ठीक थे, इसलिए मुआशी तौर पर किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़ा। रावी चैन ही चैन लिखता था। पढ़ाई की वजह से मुझे अपने शहर से दूसरे शहर रहना पड़ रहा था, इसलिए कभी कभार अपने घर चक्कर लगता तो आसिफ से भी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन मुझे ज्यादा देर अपने शहर में रुकना ना पड़ता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नालायक बच्चों के लिए फुर्सत ही फुर्सत होती है। जाहिर है, स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी का सफर वो बच्चे बखूबी समझ सकते हैं जो इन हालात से गुजरकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे होंगे। बड़े बड़े तालीमी इदारे में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने शौक की वजह से पढ़ पाता है। मुझे खुद बचपन से पढ़ने का बहुत शौक रहा, इसलिए तकरीबन हर क्लास में नुमाया पोजीशन होल्डर रहा और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में भी अब मैं नुमाया ही था। मेरे बहुत से दोस्त यहाँ भी बन चुके थे, लेकिन मुझे हर वक्त अपने पुराने दोस्त आसिफ का ख्याल रहता था। एक दिन मैं क्लास से वापस अपने हॉस्टल के कमरे में जाने के लिए अभी कॉरिडोर में ही दाखिल हुआ था कि चौकीदार ने मेरे हाथ में एक सफेद रंग का लिफाफा थमा दिया, जिस पर मेरे कमरे का एड्रेस साफ लिखा हुआ था। मेरे पूछने पर चौकीदार ने बताया कि डाकिया ये लिफाफा आपके कमरे में देने के लिए आया था, लेकिन मैंने इजाजत न होने की वजह से गेट पर ही उसे लिफाफा वसूल कर लिया था और अब आपको देकर मुझे याद आया कि ये लिफाफा मैं अपने क्वार्टर में रखाया था जब मैं दोपहर की रोटी खाने अपने घर गया था, इसलिए आपको गेट से अंदर दाखिल होता देखकर फौरन ये लिफाफा घर से उठाकर लाया हूँ। चौकीदार का क्वार्टर यूनिवर्सिटी के गेट से चंद कदम फासले पर ही था। लिफाफा हाथ में उठाए मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके बड़ी बेचैनी से लिफाफा खोला। ये एक वाजबी सा शादी कार्ड था जो कि मेरे दोस्त आसिफ की जानिब से था। कार्ड पे लिखी तहरीर के मुताबिक मेरे दोस्त आसिफ के बेटे नोमान की अगले हफ्ते शादी थी और उसने बड़े प्यार के साथ मुझे उस शादी में शिरकत की दावत दी थी। मैंने तारीख देखी तो वो बरोज हफ्ता था और दूसरे दिन इतवार, यानी कि मैं जरा सी कोशिश से अपने दोस्त के बेटे की शादी में शिरकत करके दूसरे दिन इतवार को वापस यूनिवर्सिटी पहुंच सकता था। इसलिए मैंने शादी में शिरकत का फैसला कर लिया था। फिर जरूरी कामों से फरागत के बाद मैंने जवाब में आसिफ को अपने शादी की शिरकत का खत लिख दिया और मैंने दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के बाहर लगे लेटर बॉक्स में डाल दिया। दिन गुजरते रहे और फिर हफ्ते के दिन की एक छुट्टी लेकर मैं बसरिया बस अपने शहर पहुंचा और फिर शाम को नहा धोकर आसिफ के घर की जानिब चल दिया। घर के सामने मुख्तलिफ किस्म की झंडियां लगी हुई थी और मेहमान आ जा रहे थे। आसिफ लाइट वाले एक शख्स को कुछ समझा रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी और दूसरे लम्हे वो बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ मेरी जानिब बढ़ा और करीब आकर मुझे गले से लगा लिया। उसकी खुशी देखने वाली थी। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद और मेरे कुछ कामकाज में हाथ बटाने की ऑफर देने के बावजूद आसिफ ने मुझे कुछ काम न बताया और दूसरे दिन बारात में शरीक होने की ताकीद के साथ रुखसत कर दिया।
वहां से सीधा मैं अपने घर की जानिब चल दिया। रास्ते में चंद दोस्तों के पास ठहरता हुआ मैं काफी देर के बाद घर पहुंचा और दूसरे दिन बारात में शरीक होने का ख्याल आते ही अलमारी से वो कपड़े निकालने चाहे जो कि मैंने कल पहनने थे। शादाब कोच उस वक्त फराटे भरती चौड़ी सड़क पर रवां दवां थी। उसमें बहुत से अफराद बैठे हुए थे। मैं ड्राइवर के पिछली सीट पे बैठा उन औरतों के अजीबो गरीब और बेरब्त शादी के गानों से महफूज हो रहा था जो उस वक्त चलती बस में गाने में मसरूफ थी। चूँकि अक्सर शादियों में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं भी खामोशी से कान गानों पर लगाए और सामने विंड स्क्रीन से बाहर नजर आने वाली सड़क पे नजरें दौड़ाने में मसरूफ था। ड्राइवर के साथ दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए वो वक्फे वक्फे से पान खाने के साथ अपने चंद पुराने किस्से सुनाने में भी लगा हुआ था। रात के 9:30 बज चुके थे। आसिफ कुछ कामों की वजह से घर पर ही रुक गया था, लेकिन उसने बारात का सारा चार्ज मुझे सौंप दिया था और साथ ये भी बताया था कि वो इनके पहुंचने के 1 घंटे के बाद पहुंच जाएगा। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बारात को दूसरे शहर की जानिब लेकर जा रहा था जो हमारे शहर से 70 किलोमीटर के फासले पर था। वहाँ भी बारात का बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा होगा, ये सोचकर मैंने एक तायराना नजर अपने पीछे पूरी बस पर डाली। हर कोई अपनी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। बच्चों ने अलग शोर मचा रखा था, कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। मैं भी होंकू की तरह ड्राइवर की बातों पे सर हिला रहा था। हालांकि मुझे बहुत से अल्फाज शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ उसका मुंह खिलता देखता तो अस्बात में सर हिला देता। रात के 11:15 बजे तो मुझे नींद की वजह से ऊँघ आने लगी। मैं दरखास्त करके तमाम औरतों से ढोल रोकर आराम करने का कहकर ड्राइवर से पीछे की कुछ लाइट्स पर बंद करने की ताकीद की, जिस पर उसने फौरन अमल करते हुए कुछ बटन दबाकर पीछे की चंद लाइट्स बंद कर दी। बस में कुछ शोर कम हुआ तो थकन का एहसास होते ही आंखें बंद होने लगी। अभी मैंने आराम की नीयत से अपना सर सीट की बैक साइड पे टिकाया ही था कि बस को एकदम ब्रेक लगे और ऐसा करने से बस उलटते उलटते बची, वरना एक खौफनाक हादसा रूनमा हो जाता। ड्राइवर ने बड़ी मुहारत के साथ बस का स्टीयरिंग संभाला, वरना ये सोचकर खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। बस के इस तरह बेकाबू होने से तमाम मुसाफिर एक दूसरे पर गिर पड़े और एक कोहराम बर्पा हो गया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खौफ से चीख उठे। जो बेचारे हाथों में मोबाइल लिए मसरूफ थे, उनके हाथों से मोबाइल नीचे गिरकर सीटियों के दरमियान कहीं गायब हो गए। जनाब क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बहुत बड़े हादसे से बच गए। मैंने गाड़ी के संभलते ही ड्राइवर से पूछने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। ड्राइवर सामने सड़क पर यूं मुंह खोले नजरें जमाए बैठा था जैसे वहां उसने कोई इंतहाई डरावनी चीज देख ली हो। वो मैंने अचानक सामने सड़क पर एक कफनपोश मुर्दे को पड़े देखा। यूं लगता था जैसे कोई मुर्दा कब्रिस्तान से निकलकर वहां सड़क पे आन कर लेट गया हो। उसे इस तरह देखते ही मैंने 85 किलोमीटर की स्पीड से भागती गाड़ी को यकदम ब्रेक लगाए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी रफ्तार से भागती गाड़ी को अगर यकदम ब्रेक लगा दिए जाएं, तो उसके उलटने का 100% खतरा होता है। लेकिन मैं घबरा गया था, इसलिए मुझे पता न चला कि किस वक्त मेरे पाँव ब्रेक पर जम गए। ड्राइवर ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। उसका रंग पीला हो रहा था और ऐसा खौफ की वजह से होता है। उसका जवाब सुनकर मेरे अपने हाथ गुम हो गए। मैं भी सामने सड़क पर आंखें फाड़े बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मजे की बात ये थी कि हमारे आगे और पीछे दूर दूर तक कोई और गाड़ी भी ना थी। यूं लगता था जैसे किसी ने दोनों तरफ की गाड़ियों को जादू के जोर से रोक दिया हो। मेरे साथ साथ तमाम मुसाफिर खौफ से थर थर कांप रहे थे, क्योंकि गाड़ी को रुकता देखकर और इस हादसे से बचने के बाद चंद मुसाफिर हमारे पास आकर हमारी गुफ्तगू सुन चुके थे और उन्होंने वापस पीछे बैठे तमाम मुसाफिरों को असल सूरत-ए-हाल बताई और बच्चों का भी ख्याल न किया कि उन पर क्या गुजरेगी। जवाब में बस में एक सरासीमगी फैल गई और सब खौफ से बाहर देखने लगे। उन सबको यूं महसूस हो रहा था जैसे अचानक कोई मुर्दा बस की खिड़की तोड़कर बस में घुस आएगा। मेरे कहने पर ड्राइवर दोबारा बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसकी नजरें सड़क के दोनों तरफ सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। मैं भी मुख्तात अंदाज में उसके पीछे बैठा था। अब नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। अभी हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि हमारे पीछे से 2-3 और बसें चिंगारती हुई तेजी से हमारी बस से आगे निकल गई और उसके साथ ही सामने से भी 2 और बसें तेजी से हमारी तरफ आती दिखाई दी और नजदीक पहुंचकर आगे निकल गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये गाड़ियां सड़क पर कैसे नमूदार हो गई। हालांकि कुछ लम्हे पहले सड़क के आगे और पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी।
गाड़ी चल रही थी लेकिन हमारे दिमाग मऊफ हो चुके थे। अभी हम इन्हीं सोचों में थे कि सामने तकरीबन 50 फुट के फासले पर एक औरत जिसने चेहरे पर लंबा घूंघट लटकाया हुआ था और खाजू की तरह का एक सफेद जुब्बा पहने हुए थी, उसके हाथ में एक लाठी थी जिसके एक सिरे पर जल्दी हुई लालटेन टंगी हुई थी। वो इसी तरफ खड़ी थी जिस तरफ हम जा रहे थे। वो हाथ को हरकत दिए बगैर लाठी को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे वो सड़क पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी हो। हम सब ने उसे देख लिया था और ड्राइवर ने उसके नजदीक पहुंचकर जैसे ही गाड़ी रोकी, नीचे उतरकर देखा तो उस बूढ़ी औरत का दूर दूर तक कोई पता न था। यूं लगता था जैसे उसे जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। हम पागलों की तरह मुंह फाड़े आंखें फैलाए उस जगह को तक रहे थे जहाँ कुछ देर पहले वो बुढ़िया मौजूद थी। अजीब गोरख धंधा था। मेरे कहने पर सब दोबारा बस में सवार हुए और हम तुम सादे इधर उधर देखने लगे। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। अभी हमारा 4 घंटों का सफर मजीद बाकी था। रात के 12:10 हुए होंगे कि जैसे कोई बहुत वजनी चीज बस के ऊपर गिरी हो। अंदर बैठे हमें महसूस हुआ जैसे कोई एटम बम छत पर गिर गया हो। इस कदर तेज धमाका था कि ड्राइवर ने घबरा के ब्रेक दबा दिए। गाड़ी एक बार फिर रुक चुकी थी और दूसरे लम्हे में और ड्राइवर दोनों बस से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ देखने लगे। ड्राइवर बस के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की जानिब लिपका और दूसरे लम्हे तेजी से फिसलता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से खौफ के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें स्याह की बजाय सफेद पतलियों में तब्दील हो गई थी। यूं लगता था जैसे उसने छत पे कोई इंतहाई खौफनाक शय देख ली हो। मैं नीचे खड़ा उसे ऊपर जाता देखकर खामोश खड़ा था कि अचानक उसे इस तरह खुद पर गिरते देखकर घबरा गया। और फिर मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत से काम लिया कि हट्टे कट्टे ड्राइवर को खुद अपने हाथों में संभालकर और खींचकर बस के दरवाजे के करीब लाया और फिर आवाज देकर दूसरे लोगों को भी बुलाया जो अंदर सहमे बैठे थे। बस के अंदर तमाम पर्दे भी बराबर कर दिए गए, इसलिए कोई भी बाहर का मंजर देखने से कासिर था। मेरे बुलाने पर चंद नौजवान बाहर निकलकर मेरे साथ ड्राइवर को बस के अंदर ले गए। फिर उसे एक बड़ी सीट पे लिटाकर पानी वगैरह उसके मुंह में डालकर कुछ लोग उसके हाथों मसल रहे थे और थोड़ी मेहनत के बाद उसे कदरे होश आया। होश में आने के बाद उसने जो बताया वो सुनकर सबकी चीखें निकल गई। उसके कहने के मुताबिक उसने छत पे एक बहुत बड़ा स्याह रंग का बिल्ला देखा जिसके मुंह से तेज और नुकीले दांत अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा था। उसकी जिसामत बकरी के कद के बराबर जरूर होगी। वो छत पे खड़ा उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से मैं ऊपर चढ़ा था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा अपने चेहरे के सामने उसे मुतवज्जी पाकर जैसे मुझे होश न रहा और घबराहट में मेरे हाथ से सीढ़ी छूट गई और अब मुझे होश आया है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ड्राइवर ने रुक रुक कर और खौफ की कैफियत से तमाम वाकया बता दिया। सब लोग दम बखुद उसकी तरफ देखकर ये सब सुन रहे थे। कुछ देर के बाद ड्राइवर की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने दोबारा ऊपर जाकर देखने बजाय बस को तेजी से आगे बढ़ाने में आफियत समझी। ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था और बस स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन ये क्या, यूं महसूस हो रहा था जैसे बस के पीछे किसी ने मजबूत रस्से बांध दिए हो। बस टस से मस न हुई और रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। थक हार कर वो बेबसी से हमारी तरफ देखने लगा। हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेदर पे अजीबो गरीब वाकयात हमारे साथ क्यों पेश आ रहे हैं। हम सब की हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो लहू नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सबसे अजीबो गरीब बात ये थी कि इस बार भी हमें आगे और पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी और सड़क पे सनसानी फैली हुई थी। दोनों तरफ लगे दरख्त यूं महसूस हो रहे थे जैसे दो मुंह खोले हमें निकलने के लिए तैयार खड़े हों। कुछ देर गुजरी होगी कि जैसे बस के दरवाजे पे किसी ने बड़े जोर से टक्कर मारी हो। यूं लगा जैसे कोई बड़ी ताकत से बस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा मजबूत होने के साथ साथ लोहे का था, उसके टूटने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। लेकिन उस वक्त हमारी चीखें निकली जब कुछ लम्हों के बाद बस के पिछले शीशे के टूटने की आवाज सुनाई दी। शीशे की सारी किरचियां जरों में तब्दील होकर अंदर की जानिब गिर चुकी थी। चूँकि इन शीशों में गैस भरी होती है इसलिए टूटने की सूरत में ये इंसानी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उस टूटे हुए शीशे से जो चीज अंदर बरामद हुई उसे देखकर हमारी पतली हो गई। ये वही खौफनाक स्याह बिल्ला था जो ड्राइवर के कहने के मुताबिक बस की छत पे था। लेकिन वही मनहूस बिल्ला दोबारा सबके सामने मौजूद था। उसको अंदर देखकर सब मुसाफिर ड्राइवर के नजदीक पहुंचे। बच्चों के चीखने की आवाजों के साथ साथ औरतों के खौफ से चिल्लाने की आवाजें भी शामिल थी।
خود بس میں موجود دیگر مرد حضرات بھی بڑے خوف سے اس کی جانب متوجہ تھے۔ بلا آہستہ آہستہ گراتا آگے کی جانب بڑھنے لگا اور دوسرے لمحے اپنے سامنے موجود ایک 9 سال کے لڑکے کو دبوچ لیا۔ پھر وہ اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی گردن میں بے بس کر چکا تھا۔ بس میں کھلچل مچ گئی۔ بچے کے والدین رونے پیٹنے لگے، لیکن بلا شاید بہرا تھا، اس لیے ان کے چلانے کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور دوسرے لمحے اس نے اس بچے کی گردن سے ایک بڑا گوشت کا نوالا اپنے دانتوں میں نوچا اور سب کے سامنے کچر کچر چبانے لگا۔ اس کی بانسوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہماری سانسیں جیسے ہمارے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس بلے کے جسم پر ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ گوشت کھا رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پنجوں کے ناخن اس معصوم بچے کے جسم کو جھنجھوڑنے میں لگے ہوئے تھے، جس سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ اچھی طرح گوشت کھانے کے بعد اور پیٹ بھرنے کے بعد اس بلے نے دوبارہ ہماری طرف دیکھ کر گرانا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور بے گناہ کو اپنا شکار بنائے گا۔ اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے کوئی ماڈل ریمپ پر کیٹ واک کر رہی ہو۔ حقیقت میں اس کا قد ایک عام درمیانے سائز کے بکرے کے برابر ہوگا، جیسا کہ اس وقت ڈرائیور نے بتایا تھا۔ بچے کا ادھ کھایا جسم بس کے اندر ہی پڑا تھا اور بلے کے منہ پر اس کے خون کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ اس کی جیسے آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے نوکیلے پنجے بس کے فرش پر مار رہا تھا اور ہماری طرف گھورنے کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے گرا رہا تھا۔ نہ جانے اب کون اس کا نشانہ بند تھا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی کسی کی تیز لائٹس بس کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی وجہ سے بچ جانے والے کھلے سے حصے اندر پڑی۔ لائٹس اتنی تیز تھی کہ ہماری بس کے اندر کا منظر پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ گاڑی بالکل ہماری گاڑی کے پیچھے آن کر رک گئی، اس سے پہلے اس کا فاصلہ اور مزید کم ہوتا۔ بلا اچانک پلٹا اور اچھل کر ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر کود گیا۔ کافی دیر تک ہم سب حیرت سے بت بنے اسے غائب ہوتا دیکھتے رہے، اور ہماری حالت تو ایسے ہو گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے ہمیں چو کر پتھر بنا دیا ہو۔ اور اس وقت ہمیں ہوش آیا جب پچھلی بس کے ڈرائیور نے ہماری بس کے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسافر بھی بس سے اتر کر باہر کھڑے ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری بس کے ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان سب پہ لرزہ طاری ہو گیا اور چند ایک تو ابکائیاں کرتے واپس بس سے نیچے اتر گئے۔ انہیں بس میں معصوم بچے کی ادھکھائی لاش دکھائی دے گئی تھی۔ ہم نے تمام لوگوں کو نیچے اتارا۔ میں نے جلدی سے موبائل پہ فون کر کے اپنے دوست آصف کو تمام حقیقت بتائی۔ دوسری طرف تمام حالات سننے کے بعد آصف کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی، اور جس بچے کی لاش بس سے اتار کر نیچے رکھ دی گئی تھی اس کے والدین کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ ہمارے دلاسا دینے کے باوجود ان کی حالت سنبھل نہ رہی تھی۔ پچھلی بس کے تمام مسافروں نے ہماری بہت مدد کی۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے کسی مہربان نے ایک نلکا لگایا۔ ہمیں اس وقت پانی کی بہت ضرورت تھی۔ ہم نے وہاں سے پانی پیا اور کچھ پانی لے کر بس کے اندر فرش اچھی طرح دھو دیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہم سڑک کے درمیان کھڑے اپنی بے بسی کا تماشا تک رہے تھے۔ موٹر وے پولیس بھی شاید کہیں سوئی پڑی تھی، جو ہماری مدد کے لیے نہیں آئی۔ ہم نے چاروں نچار اپنی مدد کے تحت سب سمیٹنے کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ بچے کی لاش کو ہم نے پچھلی بس کے مسافروں کے کہنے پر وہیں درختوں میں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ ظاہر اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جب تک ہم منزل مقصود پر پہنچتے وہ مزید خراب ہو جاتی۔ نہ جانے اس خوفناک بلے کے منہ کے لعاب میں کیسی تاثیر تھی کہ جہاں جہاں سے اس نے بچے کے جسم کو کاٹا تھا وہاں کا گوشت نیلا پڑ گیا تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کلبلانے لگے تھے۔ بڑا دردناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ ایک اچھا حادثہ انسان بھی برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے بچے کے والدین کو سمجھانے پر وہ بھی اس کی لاش کو وہی دفنانے پر راضی ہو گئے تھے۔ بس فراٹے بھرتی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور اس کے پچھلے حصے سے ہوا بڑے زور سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ کی وجہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بہت سے کوبرے سانپ مل کر پھنکا رہے ہوں۔ چاند دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کر رہا تھا۔ ستارے آسمان پر جھلمل کر رہے تھے۔ میرا دوست آصف واقعے کی اطلاع ملتے ہی گھر سے نکل پڑا۔ تمام مسافر خصوصاً عورتیں تو ایک دوسرے سے چمٹی بیٹھی تھی، جیسے ان میں سے اگر کوئی الگ ہوئی تو وہی خوفناک بلا ان پہ بھی حملہ کر دے گا۔ لیکن اللہ اللہ کر کے ہمارا سفر منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور 30-35 منٹ کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والے تھے۔ ہم نے تمام لوگوں کو تاکید کر دی تھی کہ شادی والے گھر کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دینی تاکہ خوش اسلوبی سے ہم شابی بھگتا کر واپس لوٹ سکیں۔
سب نے تائید میں سر ہلاکر اس کا اقرار کیا اور مجھے کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا، لیکن جو رات ہمارے ساتھ گزری اس کا تصور کر کے میرے ساتھ ساتھ بس کا ہر شخص خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے انہیں زندہ سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کا موقع فراہم کیا۔ شاید ہم میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا، ورنہ یہ تصور کر کے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ قصہ مختصر، ہم شادی کے گھر خیر و عافیت سے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد آصف بھی ایک ٹیکسی میں پہنچ گیا تھا، لیکن اسے ایک طرف لے جا کر میں نے خاموش رہنے کی تاکید کر دی کہ واپسی پر میں اسے تمام واقعات تفصیل سے بتا دوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے روک پایا۔ شادی کی تمام رسومات سے فراغت کے بعد دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم بڑی خاموشی سے واپسی کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں نے آصف کو تمام واقعات تفصیل سے بتائے۔ میری بات سن کر اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکلی۔ اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، بے شک صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، جب تم سب بارات لے کر گھر سے نکلے تو کام میں مصروفیت کی وجہ سے میں صدقے کے طور پر لایا ہوا کالا مرغا دلہے کے سر پر سے وار کرنا چھوڑ سکا۔ شاید یہ سب کچھ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ اس نے ہوا میں نظریں ٹکاتے ہوئے بے خیالی کے سے لہجے میں کہا، اور میں جو بڑی خیرت سے اس کے منہ سے نکلے ان الفاظ پہ غور کر رہا تھا، خود بھی جلدی جلدی یوں سر ہلانے لگا جیسے اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو وہی منحوس اور خوفناک بلا کہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ کوشش کریں کہ کبھی کبھی اپنا اور اپنے گھر کے دیگر افراد کا صدقہ وغیرہ دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفت پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔